चैप्टर अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम सम स्टार्ट करेंगे। बट जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं डायरेक्ट सम मत देखना, पहले इंट्रोडक्शन को समझना अच्छे से, तभी समझ में आएगा ये चैप्टर। क्वेश्चन 3, ओल्ड बुक एंड न्यू बुक दोनों में सेम है। रूपाली लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 5 lakhs equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%। अब रूपाली लिमिटेड ने टोटल शेयर्स इशू किए हैं 5 lakhs और 10 रुपीज़ का शेयर है, 10% प्रीमियम है। The whole issue was fully underwritten by A, B, C and D as follows। पूरे इश्यू को A, B और C ने अंडरराइट किया था। अब ये अंडरराइटर्स हैं, इसका मतलब है कि ये गारंटर्स हैं। इन्होंने कंपनी को गारंटी दी थी कि हम आपको सारे शेयर्स सेल करवा के देंगे। तो ये हो गई इनकी ग्रॉस लायबिलिटी। कितनी है? तो ए ने कितना गारंटी दिया है? 2 लाख का, बी ने 1,50,000, सी 1 लाख, डी 50,000 एंड टोटल करेंगे तो 5 lakhs हो रहे। सो पूरे के पूरे 5 लाख का अंडरराइटिंग दे दिया है ए, बी, सी, डी को। Applications were received for 4,50,000 shares, of which marked applications were as follows। अब टोटल 4,50,000 के एप्लीकेशंस आए थे, बट उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन नीचे दिए हुए हैं। सो पहले माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। अब मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था कि हर एक अंडरराइटर, हर एक ब्रोकर जो अपने क्लाइंट्स को फॉर्म देता है उस फॉर्म पर अपना स्टैंप लगा देता है, तो पता चलता है कि ये इसके क्लाइंट हैं। सो ए ने अंडरराइटिंग किया था ए के क्लाइंट आए हैं 220, बी 90,000, सी 1,10,000 एंड डी 10,000। अब इसका टोटल करो कि अगर ये मार्क्ड इतने हैं तो अनमार्क्ड कितने होंगे, पहले इसका टोटल कर लो। $2,30,000, 4,30,000, ठीक है। नाउ टोटल एप्लीकेशंस कितने रिसीव्ड हुए हैं? सो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 4,50,000। टोटल 450 के एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं, उनमें से मार्क्ड एप्लीकेशन 430 थे। सो बाकी के 20,000 एप्लीकेशंस तो रिसीव्ड हुए हैं, बट उन एप्लीकेशंस पे किसी का मार्क्ड नहीं लगा हुआ, कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। कंपनी को 5 लाख के शेयर्स इशू करने हैं, एप्लीकेशन 450 की आई है और उस 450 में से भी स्टैंप लगा हुआ है 430 पर, तो 450 एप्लीकेशंस आई, 430 पर स्टैंप लगा हुआ है, तो बाकी 20 अनमार्क्ड रहे होंगे। चलो माइनस करेंगे, -20,000, 60,000, -10,000, 40,000 एंड 70,000। अब ये अनमार्क्ड एप्लीकेशंस किसके हैं? तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन चारों के हैं। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का चारों में रेशियो क्या होगा? तो A, B, C, D। अब ऐसा माना जाता है
कि ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होंगे वो चारों के रेशियो में होंगे, बट ऐसा भी हो सकता है ये किसी एक के हैं, उसके पीओन ने मिस्टेक कर दी, सबको बिना स्टैंप लगाए दे दिए, लेकिन अब ये चारों में बटेंगे। सो चारों की कौन से रेशियो में जाएंगे, तो जिस रेशियो में इन्होंने लाइबिलिटी ली थी, तो ए का लाइबिलिटी कितना है 2 लाख, बी का 150, सी 1 लाख एंड डी 50,000। 4 0 कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा 20, 15, 10 एंड 5 का टेबल लगाएंगे तो 4, 3, 2, 1, तो ये इनका लाइबिलिटी रेशियो हो गया। ये हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 20,000, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4, 3, 2, 1 में, इन सब में। सो जैसे आप 12th में रेशियो सीख कर आए हो, ए 20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल 10, तो 8,000 आंसर आएगा। बी के लिए 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 6,000। सी के लिए 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 4,000 एंड डी के लिए 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से और डिवाइड करना है टोटल से, जैसे आप 12th में करते थे पार्टनरशिप में। तो यह है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जिसमें चारों का हिस्सा होगा। कुछ बोलते हैं इक्वल हिस्सा होगा, इक्वल नहीं होगा, वो उनके रेशियो में जाएगा। हाँ, अगर रेशियो इक्वल है तो फिर इक्वल हो सकता है। सो ये है 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 एंड फाइनली 20,000। 70 माइनस 20, 50, -20 -8 तो -28,000 हो जाएगा। 60 माइनस 6 54,000, -10 -4 -14 एंड 38,000। अब 5 lakhs में से 450 की एप्लीकेशंस आई हैं और वो 450 हमने माइनस कर दिए। अब आगे है कि देखो ए को कितने शेयर्स, ए ने कितना अंडरराइटिंग किया था 2 लाख का, 220 तो उसने अपने मार्क में बिकवा दिए, 8,000 उसके अनमार्क्ड रहे। सो 2,28,000 उसके सेल हो गए, मीन्स 28 उसने ज़्यादा करवाए हैं। जितनी गारंटी दी है अगर उससे ज़्यादा सेल करवाए हैं तो ज़्यादा कमीशन नहीं मिलेगी, कमीशन उतनी ही मिलेगी। ए ने गारंटी कितनी दी थी 2 लाख, बिकवाए कितने 2,28,000 शेयर्स, बट उसको कमीशन 2 लाख की मिलेगी क्योंकि उसने गारंटी कितनी दी थी 2 लाख की। तो अब ए के तो 28,000 ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे ए, तो यहाँ पर शॉर्टेज किसको हो रही है, तो देखो शॉर्टेज किसे हो रही है, बी ने 1,50,000 की गारंटी दी थी, उसने 90,000 के मार्क्ड एप्लीकेशन बिकवाए, बाकी 60 अनमार्क्ड में उसका हिस्सा 6,000, तो बाकी कितना बचा 54,000। अभी इसकी लाइबिलिटी बाकी है, सेम डी की भी बाकी है। तो जिनका एक्सेस अमाउंट है ना वो दूसरे अंडरराइटर को दे देंगे। एक्सेस अमाउंट क्या होता है, ऐसे ही जाने नहीं देंगे, वो दूसरे अंडरराइटर को दे देंगे। एक मिनट चालू। सो ए के जो एक्स्ट्रा होंगे ना वो क्या करेगा, बी और डी को दे देगा जिसकी शॉर्टेज हो रही है। पार्टनरशिप में क्या होता है, 4 पार्टनर हैं काम कर रहे हैं, आज एक पार्टनर का लोड ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, दूसरे को दे देगा ना। सपोज करो कि मैं एक अकाउंट सेट्स का टीचर हूँ, मेरे साथ में अकाउंट सेट्स का और एक टीचर भी पढ़ाता है। आज
12th वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है, और वो जो सर पढ़ाते हैं वो कॉलेज वालों को पढ़ाते हैं, तो उनके पास आज एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, बांट लेंगे ना वर्क को, वो आ जाएंगे ना। सो यहाँ पर क्या होगा कि जिसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है ना वो किसको दे देगा, जिसकी शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज किसकी है वो देखो, तो शॉर्टेज में है एक बी और दूसरा है डी। अब ये तो है कि बी और डी को देना तो है, बट कैसे देंगे, बी कितना लेगा, डी कितना लेगा, कैसे उनको डिवाइड करें, हमें कैसे पता चले कि बी और डी को कितना देना चाहिए। मुझे बी और डी का रेशियो निकाल के बताओ कितना है, बी और डी का रेशियो निकालो। बी रेशियो डी, फिफ्टी 438। देखो छोड़ो इसको, हाँ बी रेशियो डी, ये नहीं सॉरी, बी रेशियो डी ये वाला 150-50 अब निकल जाएगा, 4 0 कैंसिल कर दें तो 3 1, हाँ ये ऐसे निकल। अब क्या करेंगे कि ए की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है ना वो बी और डी को दे देंगे। सो यहाँ लिखेंगे एक्सेस ऑफ ए गिवन टू बी एंड डी, एक्सेस ऑफ ए गिवन टू बी एंड डी। अब ए अपना एक्सेस बी और डी को दे रहा है, तो इसके 28,000 प्लस हो जाएंगे ताकि ये 0 हो जाए, और ये 28,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:1 में क्या होगा, 21,000 एंड 7,000। सो 28 प्लस 28 माइनस, यहाँ पर तो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये हो गया 0। नाउ 54 माइनस 21 करो, 33,000, ये माइनस 14,000, 31,000, 50,000। एक्सेस ऑफ ए गिवन टू बी एंड डी। अब दूसरा किसका एक्सेस है, सी का, तो यहां पर लिखेंगे एक्सेस ऑफ सी गिवन टू बी एंड डी। सो सी का एक्सेस कितना है देखो, तो ये 14 यहाँ प्लस कर देंगे। अब 14,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 10,500 एंड 3,500, यहाँ 0 होगा। सो माइनस करेंगे, 33 माइनस 10,500 22,500, ये हो गया 0, और यहाँ पर माइनस करेंगे 27,500। अब हुआ क्या देखो, फाइनली ए की लाइबिलिटी कितनी बची, 0, तो इसे कहेंगे हम नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी, ए की लाइबिलिटी कितनी बच गई, 0, बी की लाइबिलिटी कितनी बची 22,500, सी की लाइबिलिटी 0 एंड डी की लाइबिलिटी 27,500, दोनों का टोटल 50,000। कंपनी को 5 लाख शेयर्स इशू करने थे, 450 ऑलरेडी एप्लीकेशंस आ गए थे, बाकी के 50,000 में बी परचेज करेगा 22,500 और सी परचेज करेगा 27,500। देखो डी ने ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी ली थी कि मैं 50,000 शेयर्स बिकवा दूंगा, बिकवाए कितने 10, बचे कितने 40, फिर 2,000 अनमार्क्ड में इसका हिस्सा आया कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन आई है उसमें आपका हिस्सा है, फिर भी 37,
फिर 7000 उसको ए ने दिए और सी ने 3500 दिए, फिर भी उसके 27,500 बच रहे हैं। अब ये इसे खुद को खरीदने पड़ेंगे, अब ये खुद परचेज करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम इसे हेडिंग देंगे स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स। ऊपर हेडिंग देना है स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स ए बी सी डी चारों अंडरराइटर्स हैं, ये इन चारों की लाइबिलिटी है। सो टेबल नोट डाउन कर लो और वर्किंग नोट डाउन कर लो। सो आगे हमें इसमें और क्या करना है वो देखते हैं। नीचे आ जाते हैं। सो नीचे दिया हुआ है It was agreed that underwriters be paid commission at 5% on the issue price. You are required to find out the liability of individual underwriters. तो ये हमने फर्स्ट ए पॉइंट पूरा कर लिया, liability of underwriters का स्टेटमेंट बना दिया। बी, to give necessary journal entries in the books of the company. कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। सो अब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे हम। तो पहले यहाँ तक आप टेबल नोट डाउन कर लो और वर्किंग नोट्स नोट डाउन कर लो। ना जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओगे और उस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हम एंट्रीज करेंगे। हेडिंग दोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रूपाली लिमिटेड। नाउ फर्स्ट एंट्री करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। सो शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड करने के लिए 4,50,000 का शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है।
तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यह एंट्री आप 12th में भी सीख कर आए हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 4,50,000 के 4,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है एंड 11 रुपीज़ पर शेयर। सो 4,50,000 इंटू 11 4,95,000 49,50,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाएगा? तो कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम होगा तो प्रीमियम में जाएगा। सो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 49,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 में 10 रुपीज़ कैपिटल है, 45 lakhs एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,50,000 इंटू 1 4,50,000। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जर्नल एंट्री है ना। यहाँ पर मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको नरेशन लिखनी होगी। अगर क्वेश्चन के साथ नीचे दिया हुआ है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर आप मत लिखना, चलेगा। सो नाउ ये फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री है, मेरे साथ नोट डाउन करते जाओगे। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये एंट्रीज किसके लिए हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन है ये। इसमें मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों आ गए। 450 में से 430 मार्क्ड थे और 20 अनमार्क्ड थे, बट कंपनी के पास तो पैसा आ गया ना। सो कंपनी के पास अगर पैसा आ गया तो ये दोनों एंट्रीज एप्लीकेशन रिसीव्ड के हैं। मार्केट एप्लीकेशन रिसीव्ड, मार्क्ड नहीं, मार्केट में से एप्लीकेशंस मिली हैं इतनी, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है हेडिंग, ये सिर्फ आप फर्स्ट सम है तो आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि जर्नल एंट्रीज में क्या किया है। एग्जाम में नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ पर हमने ये एंट्रीज तो रिसीव कर ली। अब क्या होगा? अब अंडर राइटर्स जिनके शॉर्टेज है वो शेयर्स परचेज करेंगे। सो किसकी शॉर्टेज है वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री है। नाउ थर्ड एंट्री करेंगे। ये था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के लिए। नाउ थर्ड एंट्री। अब आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट में देखो किस किस के शेयर्स बाकी हैं। सो बी को 22,500 शेयर्स लेने हैं और डी को 27,500 शेयर्स लेने हैं। सो बी और डी परचेज करेंगे और शेयर्स उनको लेने हैं। सो एंट्री क्या होगी? बीस अकाउंट डेबिट, बी के अकाउंट में डेबिट करना है। कितने शेयर्स हैं? 22,500 पर शेयर 11 रुपीज। सो 22,500 इंटू 11 2,47,500। सो 20 अकाउंट डेबिट 2,47,500। देन नेक्स्ट D's अकाउंट डेबिट
27,500 into 11, 3,02,500। अब ये बी और डी ने ले लिए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाउ 50,000 into 10, 5 lakhs and 50,000 into 1, 50,000। अब इन दोनों का टोटल भी करोगे तो 5,50,000 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दो अपने नॉलेज के लिए कि 50,000 into 10 और ये हुआ 50,000 into 1। और ये हमने जो एंट्री की, ये एंट्री कौन सी की कि अंडरराइटर्स विल परचेज द शेयर्स। सो यहाँ पर लिख सकते हैं बी एंड डी या फिर अंडरराइटर्स। तो ये फिर से बता रहा हूँ, ये एग्जाम में मत लिख कर आना। अंडरराइटर्स विल परचेज शेयर्स। हाँ, ये आप नरेशन में लिख सकते हो यहाँ पर, बीइंग अंडरराइटर्स विल परचेज शेयर्स। चलो, अब अंडरराइटर्स ने शेयर्स परचेज कर लिए। टोटल 5 लाख शेयर्स थे। उस 5 लाख शेयर्स में से 450 तो मार्केट में सेल करवा दिए और बाकी जिसकी शॉर्टेज थी वो अंडरराइटर्स ने परचेज कर लिए। अब है अंडरराइटर्स को कमीशन देने का टाइम। अंडरराइटर्स ने इतना सारा काम किया, किसके लिए? कमीशन के लिए। तो अब अंडरराइटर्स को कमीशन देंगे। सो अंडरराइटिंग कमीशन। सो अंडरराइटर्स को कमीशन देने के लिए एंट्रीज, अंडरराइटिंग कमीशन। सो अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, तो कंपनी लिखेगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट underwriting commission account debit to A's account, to B's account, to C's account and to D's account। चारों अंडरराइटर्स को कंपनी कमीशन देने वाली है। अब ये कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी? 5% कमीशन। तो ए के टोटल शेयर देखो कितने थे? 2 लाख। ए के टोटल शेयर्स थे 2 लाख। 2 लाख की गारंटी दी थी। 11 रुपीज़ पर शेयर था और उसका भी 5%। सो 2 लाख को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22 लैक्स। 2 लाख को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22 लैक्स और 22 लाख का 5% करोगे तो 1,10,000। फिर से बी का कितना लाइबिलिटी था? 1,50,000 इंटू 11 रुपीज़। सो 1,50,000 इंटू 11 करोगे तो आंसर आएगा 16,50,000 और 16,50,000 का 5% 82,500। सी की लाइबिलिटी थी 1 लाख शेयर्स इंटू 11 रुपीज़। अब 1 लाख इंटू 11 करेंगे तो 11 लाख और 11 लाख का 5% 55,000। डी का, सो डी की लाइबिलिटी थी 50,000 इंटू 11 करेंगे तो आंसर आएगा 5,50,000 एंड 5,50,000 का 5% करेंगे तो 27,500 और इन सब का टोटल करेंगे तो 2,75,000। इसे कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करना। ये ड्यू की एंट्री है, अभी तक उनको पे नहीं किया है। कंपनी ने क्या किया, एक एक्सपेंस कंसीडर कर लिया और दूसरा लाइबिलिटी कंसीडर कर ली। पहले एक्सपेंस डेबिट किया और उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए। नाउ सेटलमेंट,
तो नेक्स्ट यहां पर आप लिखोगे सेटलमेंट। फिफ्थ नंबर एंट्री करेंगे। अब सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होगा मीन्स जिन अंडरराइटर्स ने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे शेयर्स बिकवा दिए उनको पैसे देंगे, और जिससे कंपनी को लेने हैं उससे कंपनी लेगी। तो पहले आप अपनी स्टेटमेंट में देखकर बताओ कि कौन से अंडरराइटर ने अपनी सारी लायबिलिटी पूरी कर दी। 0-0 आ गया उन्हीं, ए और सी। तो पहले ए और सी को पैसा दे देते हैं। तो ए और सी को कितना पैसा देना है, तो ये जस्ट अभी ड्यू करके आए हैं हम। उसमें देखो ए और सी कितना है, ये रहा। ए का है 1,10,000 और सी का है 55,000। तो यहां पर लिखेंगे ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यह है सेटलमेंट की एंट्री। सेटलमेंट कर दिया। सो ए को दिया 1,10,000, बी को दिया 55,000 और टोटल 1,65,000। ये कर दिया ए और सी का सेटलमेंट। क्योंकि ए और सी ने तो पूरे के पूरे शेयर्स बिकवा दिए थे, तो उनको तो सिंपली कमीशन ही मिलने वाला था। अब बी और डी का क्या हुआ, तो बी और डी ने पूरे शेयर्स नहीं बिकवाए थे, उनको शेयर्स देने पड़े। तो ऊपर देखो कंपनी ने कितने शेयर्स बी और डी को दिए हैं। अंडरराइटर्स विल परचेज दी शेयर्स लिखा हुआ है ना, उसमें देखो बी को कितने दिए हैं, 2,47,500 के शेयर्स बी को दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2,47,500 के शेयर्स बी को दिए हैं। और सी को कितने के शेयर्स दिए हैं, 3,02,500। यस, ये करेक्ट है, 3,02,500 बी और डी। अब इनको इतने शेयर्स तो कंपनी ने दे दिए, इनकी कमीशन भी है जो कंपनी को देनी है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा ऐसे समझो कि सपोज करो मैं कंपनी हूं और मेरा एक अंडरराइटर है बी, उसने पूरे शेयर सेल नहीं किए, तो 2,47,000 के शेयर्स उसको लेने पड़े। तो अब 2,47,000 के शेयर्स उसने लिए हैं, तो वो कंपनी को पैसा देगा, कितना देगा, 2,47,500, और उसकी कमीशन कितनी निकली है, तो वो अपनी कमीशन माइनस करके देगा, अपनी कमीशन माइनस करेगा। तो ये जो पैसा है ये कंपनी को लेना है, और जो कमीशन का पैसा है वो कंपनी को देना है। तो अब इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, 1,65,000। तो ये बी से पैसा कंपनी लेगी। अब डी से भी ऐसा ही होगा, डी ने सारे शेयर्स नहीं सेल करवाए थे, तो कंपनी डी को शेयर्स दे रही है, तो अब ये पैसा डी कंपनी को देगा, और कंपनी को से कमीशन कितनी देनी है, 27,500। तो ये माइनस करेंगे तो 2,75,000। अब ये पैसा कंपनी को रिसीव्ड होगा, किससे रिसीव्ड होगा, बी और डी से। तो अगर बी और डी से पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो उसके लिए एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 6। पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट एंड टू डी अकाउंट। कितना आ रहा है पैसा, टोटल करो इन दोनों का, 4,40,000। 4,40,000 टोटल पैसा आ रहा है, जिसमें से बी से आ रहा है 1,65,000 और डी से आ रहा है 2,75,000। तो ये ए और सी को पैसा कंपनी ने दिया, और ये बी और डी ने पैसा कंपनी को दिया। ये कंपनी के लिए रिसीव्ड हुए और ये कंपनी ने पेड किए, और यहाँ पर सेटलमेंट कंप्लीट हो गया।
अब देखो आंसर्स में नीचे नेट लाइबिलिटी B22,500, D27,500. Shares A and C do not have to take up any shares. कमीशन दिया हुआ है, सेम यही नंबर्स आए हैं हमारे कमीशन में. एंड कमीशन पेड टू A and C in cash while account receivable from B and D 1,65,000 and 2,75,000. सो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ. इसी टाइप का सम एग्जाम में आता है. अब हम आगे के जो सम्स करेंगे उसमें मैं आपको स्टेटमेंट करवाऊंगा, स्टेटमेंट्स ज़्यादातर करवाऊंगा. जर्नल एंट्रीज यही होंगी, फिक्स्ड जर्नल एंट्रीज हैं, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं. नंबर्स चेंज हो सकते हैं. क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे के सम्स.